परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय भाइयों बहनों, मैं आपसे संवाद करूंगा भारत देश के लोगों का नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, चारित्रिक रूप से ज्यादा पतन हो, उसके लिए कैसी साजिशें हमारे देश में चल रही हैं, कैसे षड्यंत्र हमारे देश में चल रहे हैं। और इन साजिशों को और षड्यंत्रों को अगर हम ठीक से समझ पाएं तो इसको रोकने का उपाय हम कर सकते हैं, इनसे बचने का उपाय हम कर सकते हैं। उस दृष्टि से मैं आपसे बात करना चाहता हूं। ये जो हमें चारित्रिक, नैतिक और सामाजिक रूप से गिराने का षड्यंत्र और साजिश चल रही है, ये आज से नहीं चल रही है, ये बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के जमाने से चल रही है। जब अंग्रेज इस देश में शासन करने के लिए आए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, तो अंग्रेजों को और ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात की सबसे ज्यादा परेशानी थी कि भारतवासियों को हमेशा के लिए गुलाम बनाकर कैसे रखा जाए, भारतवासियों को हमेशा अपने काबू में और कंट्रोल में कैसे रखा जाए। अगर कोई प्रजा नैतिक रूप से अंग्रेजों से ऊंची हो, अगर कोई प्रजा चारित्रिक रूप से अंग्रेजों से ऊंची हो, अगर कोई प्रजा भौतिक रूप से अंग्रेजों से ऊंची हो, सामाजिक दृष्टि से अंग्रेजों से ऊंची हो, तो वो प्रजा तो अंग्रेजों का गुलाम कभी हो नहीं सकती। दुनिया में ये सर्वमान्य सत्य है। किसी भी देश में आप चले जाएं, अगर किसी को गुलाम बना के आप रखना चाहते हैं तो जिसको गुलाम बनाना है उसको हर तरह से नीचा दिखाना पड़ता है और उसको नीचा करना पड़ता है। गुलाम बनाने वाला जो मालिक है उसको हर दृष्टि से ऊंचा बताना पड़ता है, ऊंचा सिद्ध करना पड़ता है। अगर अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया तो भारतवासियों को हर तरह से नीचा दिखाना अंग्रेजों के लिए जरूरी था। भारतवासियों को हर तरह से नीचा करना और करवाना अंग्रेजों के लिए जरूरी था, नहीं तो भारत अंग्रेजों का कभी भी गुलाम नहीं होता और अंग्रेज कभी भी हमारे ऊपर राज नहीं कर सकते। आप अपने घर में भी ये देखें, पड़ोस में देखें, आसपास में देखें, जो मालिक होते हैं और जो नौकर होते हैं, मालिक और नौकरों के संबंध कुछ इसी तरह के हुआ करते हैं। नौकर हमेशा मालिक को ऊंची दृष्टि से देखता है, तभी वो नौकर रह सकता है। अगर नौकर मालिक को ऊंची दृष्टि से देखना बंद कर दे तो एक मिनट में वो मालिक को छोड़कर जा सकता है या मालिक को एक मिनट में समाप्त भी कर सकता है। इसलिए नौकर के लिए बहुत आवश्यक होता है कि वो अपने मालिक को अहो भाग्य में देखे, ऊंचा समझे, ऊंचा माने। और मालिक के लिए नौकर के प्रति ये जरूरी होता है कि वो नौकर को हमेशा नीचा बनाए, नीचा दिखाए, उससे नीचे काम करवाए। ये बात अगर हमें समझ में आए तो अंग्रेजों की नीति हमें समझ में आएगी। जब अंग्रेज आ गए इस देश में, उनकी सरकार स्थापित हो गई और उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य जब चलने लगा, तो अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाकर रखने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई और भारत को लगभग 1000 वर्षों तक गुलाम बनाकर रखने के लिए नीतियां बनाई। कोई 10-20 साल गुलाम बनाकर रखने के लिए नीतियां नहीं बनाई। जिस अंग्रेज ने भारत को सबसे ज्यादा गुलामी में डाला, उस अंग्रेज का नाम है मैकॉले, टीवी मैकॉले। मैकॉले वो अंग्रेज था जिसने भारत को हर तरह से नीचा दिखाने के लिए, हर तरह से नीचा बनाने के लिए रात दिन काम किया। मैकॉले सन 1833 में भारत आया और यहाँ के गवर्नर जनरल का मेंबर बन गया, बोर्ड का। इस तरह से समझ लीजिए जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी कोई कैबिनेट का कोई मंत्री हो जाता है, वैसे ही उस जमाने में गवर्नर जनरल हुआ करते थे और उनकी कैबिनेट का एक मंत्री था, उसका नाम था टीवी मैकॉले। वो भारत आ गया 1833 में और उसने भारत का भ्रमण करना शुरू किया और उसने सबसे ज्यादा नीतियां बनाई भारत को गुलाम बनाकर रखने के लिए। तो उसका एक स्टेटमेंट है जो परम पूजनीय स्वामी जी द्वारा लिखित पुस्तक है, हमारी आजादी का जो शंखनाद, संपूर्ण आजादी का शंखनाद पुस्तक है,
इसमें वो स्टेटमेंट छपा है, आप सब इस पुस्तक को जरूर लें और इसको पढ़ें। स्टेटमेंट मैकॉले अपनी पार्लियामेंट में दे रहा है 2 फरवरी 1835 को। आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, मैंने भारत का उत्तर से दक्षिण पूरा प्रवास किया है। लेंथ एंड ब्रेथ का माने पूरे भारत का मैंने प्रवास किया है। एंड आई हैव नॉट सीन ए वन पर्सन हु इज ए बेगर, मैंने भारत में आज तक एक भी आदमी को भिखारी नहीं देखा। माने एक भी भारतीय गरीब नहीं है और भिखारी नहीं है, माने भीख मांगने वाला कोई भारतवासी उसने नहीं देखा। फिर वो कहता है आई हैव नेवर सीन ए थीफ इन इंडिया, मैंने भारत में किसी को चोर नहीं देखा। माने यहाँ कोई चोरी नहीं करता है, यहाँ कोई भीख नहीं मांगता है। और इसी स्टेटमेंट में, ये 3.5 घंटे का स्टेटमेंट है उसका, इसमें वो आगे कहता है कि मैंने भारत में किसी को बेरोजगार नहीं देखा, एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो खाली बैठा हो, काम नहीं करता हो। तो ना तो उसने कोई भिखारी देखा, ना उसने कोई चोर देखा, ना उसने किसी को बेरोजगार देखा। इसका मतलब क्या है कि सन 1833 में जब मैकॉले भारत आया और उसके लगभग 1.5-2 साल के बाद वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बात कह रहा है 1835 2 फरवरी को कि भारत में कोई गरीब नहीं, भुखमरी का शिकार नहीं, चोर नहीं। इसका माने भारत आर्थिक रूप से बहुत समृद्धशाली देश है। इस स्टेटमेंट का सीधा मतलब है भारत की आर्थिक शक्ति बहुत है, भारत के लोगों के पास पैसा बहुत है, भारत के लोगों के पास काम बहुत है, रोजगार बहुत है, आदि आदि। इससे आगे की बात है जो बहुत महत्व की है, जो आज मेरे व्याख्यान का मुख्य विषय है। वो कहता है सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री, मैंने इतनी संपत्ति, इतनी दौलत इस देश में देखी है जो शायद दुनिया के किसी देश में उसने नहीं देखी। क्योंकि भारत आने के पहले वो दुनिया के और भी कई देशों में गया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, तो बाकी किसी देश में उसको इतनी दौलत और संपत्ति नहीं दिखाई दी जितनी भारत में उसने देखी। और उसके बाद की जो महत्व की बात कह रहा है, सच हाई मॉरल वैल्यूज, पीपुल ऑफ सच कैलिबर दैट आई डू नॉट थिंक वी वुड एवर कॉन्क्वर दिस कंट्री। वो कह रहा है कि इतने मजबूत लोग हैं यहाँ के, और यहाँ के लोगों का नैतिकता इतनी ऊंची है, मॉरल माने नैतिकता, यहाँ के लोगों की नैतिकता इतनी ऊंची है, यहाँ के लोगों की सामाजिकता इतनी ऊंची है, यहाँ के लोगों की ताकत इतनी अधिक है, मानसिक शारीरिक, कि हम कभी भी इस देश को जीत नहीं सकते, अर्थात हम कभी भी इस देश को गुलाम नहीं बना सकते। ये वो अपने स्टेटमेंट में कह रहा है। मतलब क्या है, नैतिक रूप से ऊंचे लोग हों, धार्मिक रूप से ऊंचे लोग हों, सामाजिक रूप से ऊंचे लोग हों, चारित्रिक रूप से जब बहुत ऊंचे लोग होते हैं तो उनको गुलाम बनाना एकदम असंभव होता है, संभव नहीं होता है। जिनके चरित्र ऊंचे होते हैं, जिनकी नैतिकता ऊंची होती है, जिनकी मान्यताएं ऊंची होती हैं, जिनकी सभ्यता में ऊंचाइयां बहुत होती हैं, परंपराएं जिनकी बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं, मजबूत होती हैं, ऐसे लोगों को गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ये मैकॉले भारत की बारे में अंग्रेजी संसद में कह रहा है 2 फरवरी 1835 को कि हम भारत को कभी गुलाम नहीं बना सकते, कभी जीत नहीं सकते। फिर आगे वो एक बात कह रहा है, अगले स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि यदि भारत को गुलाम बनाना है तो हम बना नहीं सकते, ये देश बहुत मजबूत है हर तरह से, लेकिन अगर इस देश को गुलाम बनाना है तो हमें भारत के लोगों की रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। अब ये एक मुहावरा है, रीढ़ की हड्डी तोड़ना। हमें भारत के लोगों को अगर गुलाम बनाना है तो रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को कमजोर करना है तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, वैसे ही भारतीय समाज को तोड़ना है, गुलाम बनाना है तो भारतीय समाज की रीढ़ की हड्डी को तोड़ना पड़ेगा। तो वो रीढ़ की हड्डी क्या होगी? वो भारत की नैतिकता है, वो भारत के लोगों का चरित्र है, वो भारत के लोगों की ऊंचाई है, वो भारत के लोगों की सारी मान्यताओं की मजबूती है। मतलब भारत के लोगों को नैतिक रूप से जब तक तोड़ेंगे नहीं हम, भारत के लोगों को चारित्रिक रूप से जब तक नीचे नहीं गिराएंगे हम, भारत के लोगों को आध्यात्मिक रूप से जब तक कमजोर नहीं करेंगे हम, भारत के लोगों को धार्मिक रूप से जब तक हम कमजोर नहीं करेंगे, तब तक भारत हमारा गुलाम नहीं होगा, नहीं हो सकता।
ये एक लंबी बात है, मैं अब यहीं पे इस स्टेटमेंट को पूरा कर रहा हूं। मैकॉले ने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये बोल दिया कि हम तो भारत को गुलाम बना नहीं सकते, क्योंकि भारत बहुत मजबूत है, नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, हर तरह से, भौतिक। लेकिन अगर इस देश को गुलाम बनाना है तो इसको नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, सामाजिक रूप से नीचे दिखाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, कमजोर करना पड़ेगा, तभी ये देश हमारा गुलाम होगा। ये बात हमें समझनी चाहिए मैकॉले की, उसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से। ये एक बात हुई। अब इससे स्पष्ट क्या होता है कि अंग्रेजों की सरकार की नीति क्या है? भारत के लोगों को तोड़ना है, नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं अंग्रेज? अब एक दूसरे अंग्रेज का मैं आपको स्टेटमेंट सुनाता हूं। एक अंग्रेज हिंदुस्तान में आया, जैसे मैकॉले एक अंग्रेज आया वैसे ही एक अंग्रेज आया, उसका नाम था ब्रेकन, फ्रांसिस ब्रेकन। वो अंग्रेज अधिकारी है, भारत में आता है, और ये अंग्रेज अधिकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आया, और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आने के बाद इसने कलकत्ता में प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो लूटमार की, उस लूटमार में ये शामिल रहा। इसके बाद ये वापस इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड जाने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट में समय समय पर बहस होती थी, तो उसमें ये हिस्सा लेता था। एक बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई सन 1832 में, और बहस ये हुई कि भारत में अंग्रेजी साम्राज्य को स्थापित करने की दृष्टि से हम क्या क्या काम ऐसे कर रहे हैं जिससे भारतवासियों के चरित्र गिर रहे हैं या भारतवासियों की नैतिकता में कमी आ रही है। तो ब्रेकन ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होकर 1832 में एक बात कहता है कि हमने भारतवासियों की नैतिकता में और उनके चरित्र में एक सुराख कर दिया है, एक छेद कर दिया है। पूरा चरित्र और उसको तो हम नहीं तोड़ पाए हैं, लेकिन एक छेद छोटा सा हमने कर दिया है। तो उससे पूछा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या कर दिया है, तब वो लंबी इतिहास बताता। वो कहता है कि सन 1760 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद हमने कलकत्ता में एक शराब की दुकान खुलवाई है, और उस शराब की दुकान से शराब बिकना शुरू करवाया। 1760 में वहां भारत के लोग कोई शराब खरीदने आते नहीं थे, हमारी दुकान पर कोई जाता नहीं था, दुकान ऐसे ही पड़ी रहती थी। अंग्रेजों ने दुकान खोली 1760 में कलकत्ता में, शराब की पहली दुकान हिंदुस्तान में खुली, उसके पहले कोई शराब की दुकान नहीं थी। और अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो शराब का पहला लाइसेंस इस देश में अंग्रेजों ने दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को दुकान चलाने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो लाइसेंस किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, और वो कॉन्ट्रैक्टर दुकान चलाता है। तो ब्रेकन उस कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहा है और कह रहा है कि भारतवासी कलकत्ते के जो हैं वो शराब पीते हैं क्या? तो वो दुकानदार कह रहा है ये लोग शराब नहीं पीते हैं। तो आगे पूछ रहा है हमारी नीति क्या है? तो वो कह रहा है हमारी नीति है कि भारतवासी अधिक से अधिक शराब पीना शुरू कर दें, ये हमारी नीति है। इस नीति के लिए क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं भारतवासियों को तरह तरह से लुभाने की और लालच देने की कोशिश कर रहा हूं कि वो यहाँ शराब की दुकान पर आएं, अपना पैसा खर्च करें और शराब पीकर जाएं। फिर वो ब्रेकन पूछ रहा है उस दुकानदार से कि भारतवासी सामान्य रूप से सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च करते हैं? तो वो दुकानदार अंग्रेजी बता रहा है ब्रेकन को कि ये भारतवासी सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं मंदिर में दान देने में, गरीबों की सेवा करने में, जरूरतमंदों को देने में। तो सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से भारतवासी पैसे का ज्यादा खर्च वहां करते हैं, लेकिन शराब वराब पीने पे भारतवासी खर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि शराब पीना इनकी आदत में शामिल नहीं है, और इनकी जलवायु जो है, इनका जो वातावरण है, वो भी इनको अनुमति नहीं देता है कि ये शराब पिए। अब ये वार्तालाप है 1760 के आसपास का, और ये वार्तालाप हो रहा है एक अंग्रेज अधिकारी फ्रांसिस बेकन और अंग्रेजों ने पहली जो शराब की दुकान खुलवाई उसके दुकानदार के बीच में। उसके बाद 1832 का एक वार्तालाप सुनाता हूं। यही शराब की दुकान धीरे धीरे बड़ी होती है, इसकी कई शाखाएं कलकत्ता में खुल जाती हैं और बहुत सारी शाखाओं से शराब बिकना शुरू हो जाती है। तो 1832 में शराब की दुकान का जो पहला मालिक है वो तो मर गया है, दूसरा मालिक इसको चला रहा है। फिर उससे पूछा जाता है कि 1760 से 1832 के बीच में क्या स्थिति है, तब वो क्या कह रहा है वो सुनिए। वो कहता है कि अब तो कलकत्ते के भारतवासियों में
शराब की खपत बहुत ज्यादा होने लगी है। आप इसको ध्यान से समझिए। 1760 तक एक भी भारतवासी कलकत्ते में शराब नहीं पीता, एक भी भारतवासी भारत में शराब नहीं पीता, और 1832 के आते आते वो शराब की दुकान का मालिक कह रहा है कि अब तो कलकत्ते में भारतवासियों में शराब की खपत बहुत अधिक होने लगी है। जो भारतवासी अधिक पैसा खर्च कर सकते हैं वे सब अधिक से अधिक शराब पर पैसा खर्च कर रहे हैं। हमारी दुकान से भारतवासी शराब खरीदते हैं, ब्रांडी खरीदते हैं, बियर खरीदते हैं, शैंपेन खरीदते हैं और अन्य हमारी शराबें यहाँ काफी बिकती हैं। फिर एक अंग्रेज उस दुकानदार से पूछ रहा है कि भारतवासी ये ब्रांडी, बियर, शैंपेन में से सबसे ज्यादा क्या पीते हैं? तो वो उत्तर दे रहा है कि सबसे ज्यादा शैंपेन पीते हैं। फिर उसके बाद आखिरी सवाल वो अंग्रेज पूछ रहा है 1832 में कि पहले क्या भारतवासी शराब पीते थे? तो वो दुकानदार कह रहा है कि मेरा जो पूर्व मालिक था, माने पहला लाइसेंस जिसको मिला वो मर गया, उसके बाद दूसरा लाइसेंस वाला कह रहा मेरा पहले वाला जो मालिक था वो अक्सर मुझसे कहा करता था कि कोई भारतवासी यहाँ शराब पीने नहीं आता था। जब भी होता था तो कोई अंग्रेज अधिकारी आकर शराब पीता था या अंग्रेज आकर शराब पीता था। तो वो कह रहा है कि पहले तो कोई भारतवासी शराब पीने आता नहीं था। क्यों? वो पूछ रहा है क्यों? तब वो कह रहा है कि जहां तक मैं जानता हूं शराब पीना भारतवासियों के धर्म के विरुद्ध है। मैं जानता हूं कि शराब पीना भारतवासियों की आदत के विरुद्ध है। मैं जानता हूं कि शराब पीना भारत की सामाजिक रिवाज के विरुद्ध है, और मैं जानता हूं कि शराब पीना भारतवासियों के पर्यावरण और प्रकृति के विरुद्ध है। ये 4 उत्तर वो दे रहा है। अब इससे हम अंदाजा लगाएं कि 1760 में एक भी भारतवासी शराब नहीं पीता हो और 1832 तक आते आते इस देश में हजारों लोग अंग्रेजों की शराब पीने लगे हों, तो मतलब क्या है? अंग्रेजों की जो नीति थी वो नीति भारत में सफल हुई। और वो नीति क्या थी? सचरित्र भारतवासियों को, ऊंचे चरित्र वाले भारतवासियों को, ऊंची नैतिकता वाले भारतवासियों को शराब में डुबो देना है और धीरे धीरे वो इतने शराबी हो जाएं कि उनकी नैतिकता की सारी चीजें छूटती चली जाए। आप जानते हैं दुनिया में शराब एक ऐसी वस्तु है जो किसी भी व्यक्ति को देवता से दानव बना सकती है, जो किसी भी व्यक्ति को देवत्व से राक्षसत्व की तरफ ले जा सकती है। ये अकेली एक ऐसी वस्तु है। आप जानते हैं और आपने बार बार सुना होगा कि जो व्यक्ति शराब पी लेता है उसको अपनी पत्नी और बेटी का अंतर समझ में नहीं आता। जो व्यक्ति शराब पी लेता है उसको बहन और पत्नी का अंतर भी समझ में नहीं आता। जो व्यक्ति शराब पी लेता है उसको कोई ऊंचा और नीचा दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति शराब पी लेता है वो कितना भी नीचे गिर सकता है। मैं आजकल अखबार पढ़ता हूं, आप भी अखबार पढ़ते होंगे। ऐसे बहुत सारे अखबारों में किस्से हमने पढ़े हैं, खबरें पढ़ी हैं और सच्ची खबरें हैं। जब शराब पीकर बाप ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया, जब शराब पीकर भाई ने अपनी बहन की इज्जत से खिलवाड़ किया, जब शराब पीकर किसी चाचा ने अपनी भतीजी को नहीं छोड़ा, जब शराब पीकर किसी मामा ने अपनी भांजी को नहीं छोड़ा, जब शराब पीकर किसी रिश्तेदार ने अपने बिल्कुल नजदीकी लोगों को नहीं छोड़ा। हमारे भारत देश में आज बहुत खराब स्थिति है। हमारे देश की माताओं बहनों के साथ जो बलात्कार होते हैं, जो छेड़खानी की घटनाएं होती हैं, आप जानते हैं उनमें से 70% घटनाएं ऐसी होती हैं जो उनके किसी सगे संबंधी द्वारा ही की जाती हैं, क्योंकि वो सगे संबंधी शराब पिए हुए होते हैं, मदांध होते हैं, नशे के शिकार होते हैं, उनका विवेक खत्म हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है, चेतना समाप्त हो जाती है, आदमी पशु से भी बदतर हो जाता है। पशुओं में भी एक संयम होता है लेकिन शराबी आदमी वो संयम नहीं पाल सकता। तो ये शराब की विशेषता है। इस विशेषता को अंग्रेज जानते थे और इसलिए उन्होंने हिंदुस्तानी लोगों को शराब पीने की लत लगाई। और हिंदुस्तानी जो अंग्रेजों के आने के पहले शराब को छूते भी नहीं थे, शराब यहाँ बनती नहीं थी, तो पी कहाँ से जाएगी, तो वो हिंदुस्तानियों में शराब का दुर्गुण आ गया। फिर अंग्रेजों की देखा देखी हिंदुस्तानियों ने खुलेआम शराब पीना शुरू किया। 1832 में
अब 1760 में एक दुकान थी, 1832 में 137 दुकानें हो गई, फिर धीरे धीरे 1890 तक आकर 350 दुकानें हो गई। फिर एक दिन पता चला कि अंग्रेज जब हिंदुस्तान छोड़कर गए तो 3500 से ज्यादा हिंदुस्तान में शराब की दुकानें हो गई। ये अंग्रेजों ने हमारे देश में शराब की लत लगाकर हिंदुस्तानियों के चरित्र को, उनकी नैतिकता को कमजोर करने का एक खतरनाक षड्यंत्र और एक खतरनाक साजिश इस देश में की। अब मुझे दुख है एक दूसरी बात का कि अंग्रेजों ने तो ये साजिश की, षड्यंत्र किया, उन्होंने हमको शराबी बना दिया और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमको उन्होंने शराब में डुबो दिया, उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अंग्रेजों के जाने के बाद इस देश में क्या हुआ? हमारे मन में ये आएगा कि जब अंग्रेज चले गए 15 अगस्त 1947 को, तो शराब तो बंद हो जानी चाहिए और शराबी लोगों का सुधार होना चाहिए, उनको वापस नैतिक बनाना चाहिए, चारित्रिक रूप से ऊंचा उठाना चाहिए, उनकी आध्यात्मिक धार्मिक उन्नति के लिए काम किया जाना चाहिए। आजादी के बाद तो ऐसा ही होना चाहिए। आपके मन में प्रश्न आएगा बहुत सहज रूप से, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि आजादी के 62 साल के बाद भी अंग्रेजों की बनाए गए ये षड्यंत्र और साजिश लगातार चल रहे हैं और हिंदुस्तान धीरे धीरे शराब में डूबता ही चला जा रहा है। आप पूछेंगे कारण क्या है? कारण बिल्कुल सीधा सा है कि पहले गोरे अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद करने के लिए ये शराब नीति चलाई, अब काले अंग्रेजों ने भारत को बर्बाद करने के लिए शराब नीति चला रखी है। काले अंग्रेजों से मतलब किनका है? काले अंग्रेजों से मेरा मतलब है वो भारतवासी जो अंग्रेजों की तरह भारत पर शासन कर रहे हैं और अंग्रेजों की तरह भारत पर राज कर रहे हैं। वो यहाँ के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, यहाँ के वित्त मंत्री हो सकते हैं, वाणिज्य मंत्री हो सकते हैं, यहाँ के दूसरे तरह तरह के मंत्री हो सकते हैं। उनकी नीति भी अंग्रेजों की नीति से कोई भिन्न नहीं है। उनकी नीति वही है कि भारतवासियों को नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से कम करते जाओ, गिराते जाओ, गिराते जाओ, गिराते जाओ और भारतवासी इतने गिर जाएं कि ये काले अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत ना कर दें, षड्यंत्र ना हो जाए और काले अंग्रेजों की सत्ता हाथ से ना निकल जाए। मैं थोड़ा आंकड़ों से बात करना चाहता हूं कि अंग्रेज गए तब 3500 शराब की दुकानें इस देश में थी जिनको अंग्रेजी सरकार ने लाइसेंस दिए हुए थे। अब अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद जिनको सरकारों ने लाइसेंस दिए हैं, ऐसी हिंदुस्तान में 24,400 शराब की दुकानें हैं। अगर दूसरे शब्दों में ये कहूं तो ये 24,400 शराब के ठेके हैं जो इस देश में दिए गए हैं। अंग्रेज गए थे तो 3,500 शराब की दुकानें थी। अंग्रेजों के जाने के लगभग 60-62 साल के बाद अब इस देश में 24,400 शराब की दुकानें हो गई हैं जिनको सरकार का लाइसेंस मिला हुआ है। और अगर आप ऐसी दुकानों की बात करना शुरू करें जिनको सरकार का लाइसेंस नहीं है तो उनकी संख्या भारत सरकार को भी नहीं मालूम है। हो सकता है वो 2 गुनी हो सकता है वो 3 गुनी हो सकता है वो 4 गुनी हो। आप अक्सर अखबारों में एक खबर पढ़ते हैं, जहरीली शराब पीने से 100 लोग मरे, नकली शराब पीने से 150 लोग मरे, नकली या जहरीली शराब पीने से 300 लोग मरे। इसका मतलब क्या है? एक तरफ तो सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त दुकानों से शराब बिक रही है और एक तो बिना लाइसेंस प्राप्त की हुई जगहों से भी शराब बिक रही है जो जहरीली है और नकली है और उसको पीकर हजारों लोग इस देश में मर रहे हैं। मैंने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से कुछ दस्तावेज निकाले, कुछ आंकड़े निकाले तो पता चला कि हर साल इस देश में जहरीली नकली शराब पीकर 56,000 से ज्यादा लोग मर जाते हैं हर साल इस देश में। इसका माने नकली और जहरीली शराब अलग बिक रही है और सरकार के लाइसेंस वाली शराब अलग बिक रही है। अगर आप इसको अंदाजा लगाना चाहें कि 24,400 तो लाइसेंस शुदा दुकानें हैं तो कम से कम हो सकता है 50,000 दुकानें ऐसी भी होंगी या 50,000 केंद्र ऐसे भी होंगे जो बिना लाइसेंस के इस देश में चल रहे हैं और अंधाधुंध शराब इस देश में बेच रहे हैं। हमारी वर्तमान सरकार के आंकड़े हैं कि हर साल इस देश में करीब 7 करोड़ 60 लाख लीटर 7.6 करोड़ लीटर बियर का उत्पादन होता है, सरकार बोलती है।
और सरकार कहती है कि करीब 1 करोड़ लीटर बियर छोड़कर दूसरी शराबों का उत्पादन होता है, माने 8.5 करोड़ लीटर शराब का उत्पादन होता है। और ये आंकड़े हैं 2003-2004 के। सरकार ये कहती है कि हर साल शराब की मांग में 15% की वृद्धि होती है, तो 15% की वृद्धि को लगा दिया जाए तो अभी लगभग 10 करोड़ लीटर शराब इस देश में पैदा होती है और बेची जाती है। 115 करोड़ की आबादी का देश है और 10 करोड़ लीटर शराब इस देश में उत्पादन होती है और बेची जाती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, हर हिंदुस्तानी पर लगभग 10 लीटर शराब उत्पादन हो रही है और वो बेची जा रही है। और इस शराब के उत्पादन में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का व्यापार चलता है। 20,000 करोड़ के व्यापार में ये शराब बनती है और भारत के लोगों को बेच दी जाती है। हमारे देश की सरकारों का क्या स्वार्थ है इस शराब के उत्पादन पर और बिक्री ज्यादा से ज्यादा बढ़े? तो सरकारों का ये कहना है कि शराब से टैक्स बहुत मिलता है, कर बहुत मिलता है, सरकार को आमदनी बहुत होती है, इसलिए सरकार इसको बढ़ावा देती है। और दूसरा जो कारण है वो मैंने पहले बता दिया। अंग्रेजों के जमाने में वो कारण पैदा हुआ था कि जो शराब पिएगा नैतिक रूप से मजबूत नहीं रहेगा, चारित्रिक रूप से मजबूत नहीं रहेगा, धार्मिक आध्यात्मिक रूप से मजबूत नहीं रहेगा और वो आदमी आसानी से गिरेगा। और जो गिर सकता है वो सरकार से लड़ नहीं सकता, जो गिर जाता है वो व्यवस्था को नहीं बदल सकता, जो गिर जाता है वो गलत का विरोध नहीं कर सकता, और जो गिर जाता है वो गलत को हर दिन सहन करता ही जाता है। तो भारतवासियों को गिराते जाना ताकि वो सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह और बगावत ना करें, इसके लिए दूसरी नीति है। तो इस गिरावट में हम कहां तक पहुंच गए हैं, बहुत दुख होता है मुझे ये कहते हुए कि 1760 अंग्रेजों के आने के पहले और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के पहले एक भी हिंदुस्तानी शराब नहीं पीता था। अब धीरे धीरे भारत में शराब पीने वालों की संख्या बढ़कर हमारी कुल आबादी का लगभग 20% हो चुकी है। बहुत दुख की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। जहां 1760 के साल में एक भी भारतवासी शराब न पीता हो, आज इस हिंदुस्तान में 20% भारतवासी शराब पी रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं, लगभग 22 करोड़ भारतवासी शराब पी रहे हैं। और इन 22 करोड़ भारतवासियों में लगभग 5 से 7% भारतवासी ऐसे हैं जिनको रोज शराब चाहिए। एक दिन भी अगर उनको शराब ना मिले तो उनका दिन नहीं गुजर सकता, उनकी रात नहीं गुजर सकती, वो काम नहीं कर सकते, वो अपने जीवन में सामान्य नहीं रह सकते। ऐसे 5 से 7% भारतवासी हो गए, माने करोड़ों की संख्या में ऐसे भारतवासी हैं जिनको रोज शराब चाहिए, ना मिले तो उनके सिर में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, वो काम नहीं कर पाएंगे, उनका मन नहीं लगेगा, उनमें आलस्य रहेगा, चुस्ती फुर्ती नहीं रहेगी। इतनी बुरी आदत उनको पड़ चुकी है। अब आप सोचिए, जब 20-22 करोड़ का हमारा समाज शराब में डूब चुका हो, चरित्र से तो गिर ही जाएगा, नैतिकता में तो कमजोर हो ही जाएगा, धार्मिक रूप से तो मजबूत वो रह नहीं पाएगा, आध्यात्मिक शक्ति तो उसमें कहीं समा नहीं पाएगी। ऐसे 20-22 करोड़ हिंदुस्तानियों को सरकार ने मीठी नींद में सुला रखा है। जैसे कभी अंग्रेजों ने किया था, वही अब हिंदुस्तान में आजादी के बाद काले अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा है। तो थोड़ी देर पहले जो स्वामी जी ने आपसे कहा और मैंने आपको व्याख्यान के शुरू में कहा कि हमको नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से गिराने की जो साजिश हो रही है, हमको नैतिक रूप से और चारित्रिक रूप से कमजोर करने की जो साजिश हो रही है, उसका एक बड़ा हिस्सा है ये शराब और शराब के द्वारा गिराए जाने वाले लोगों की अधोगति। अब आप बोलेंगे तो क्या करना चाहिए? तो भारत स्वाभिमान अभियान ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठाया है। आप अगर भारत स्वाभिमान अभियान की नीतियों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि भारत स्वाभिमान अभियान की 9 नीतियों में से प्रमुख है व्यसन मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, शराब मुक्त भारत, शराबियों से मुक्त भारत। ऐसा हम एक भारत बनाना चाहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति नशा ना करता हो, कोई व्यक्ति व्यसन ना करता हो, कोई व्यक्ति शराबी ना हो, चारित्रिक और नैतिक रूप से कोई गिरा हुआ ना हो। ऐसा भारत बनाने का हमारा संकल्प है। आप बोलेंगे जी ये संकल्प पूरा कैसे होगा?
ये संकल्प पूरा करने की जिम्मेदारी और जवाबदारी आप सबके ऊपर है, हम सबके ऊपर है। हम सब भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता, हम सब भारत स्वाभिमान के सेनानी, जिनके सेनापति परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी हैं, हम सबको ऐसे सेनानी के रूप में काम करना है जो आदर्श के रूप में हम समाज में खड़े हो सके। हमारा आदर्श क्या है? हम भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता कम से कम अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का संकल्प लेंगे, कसम खाएंगे कि 22 करोड़ जो भारतवासी डूबे हुए हैं शराब के गर्त में और शराब के घोल में डूबे हुए हैं, हम उसमें नहीं डूबेंगे और जो डूबे हुए हैं उनको उसमें से निकालने का रात दिन प्रयास करेंगे। हम तो नहीं डूबेंगे, हम तो जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे, हम तो कभी बियर नहीं पिएंगे, विस्की नहीं पिएंगे, हम तो जिंदगी में कभी नशा नहीं करेंगे, व्यसन नहीं करेंगे। और दूसरे लोग जो इस नशे में डूब चुके हैं, व्यसन में डूब चुके हैं, इनको इस व्यसन में से और नशे में से बाहर निकालेंगे। और इस काम में हमारी बहनों की और माताओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। आप माताओं बहनों को एक पुरानी जानकारी मैं देना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में माताओं बहनों ने एक जबरदस्त आंदोलन चलाया था शराबबंदी के खिलाफ, और इतना सफल आंदोलन हुआ था पूरे आंध्र प्रदेश में कि सरकार को झक मार के पूरे आंध्र प्रदेश में शराब बंद करनी पड़ी थी। वो माताओं बहनों की ताकत पर हुआ था। माताएं बहनें क्या करती थी? आंध्र प्रदेश के गांव-गांव में जाकर जो शराब बनाने के कारखाने होते थे, अड्डे होते थे, उनको तोड़ने का काम किया करती थी। और पुलिस कई बार उन्हें गिरफ्तार करती थी तो माताओं बहनों को घबराहट नहीं होती थी, डर नहीं होता था, वो आसानी से गिरफ्तारी देती थी और फिर दूसरी माताएं बहनें उनके स्थान पर आकर दूसरे स्थान को तोड़ने के लिए निकल जाती थी। ऐसी लाखों लाखों माताओं बहनों ने पूरे आंध्र प्रदेश में शराबबंदी का काम सफलतापूर्वक किया और पूरी सरकार को शराबबंदी आंध्र प्रदेश में करनी पड़ी थी और कानून बनाना पड़ा था। ऐसे एक दूसरा उदाहरण हरियाणा, वहां की माताओं बहनों ने भी शराबबंदी के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन किया था और आंदोलन इतना ताकतवर था और इतना सफल था और इतना सार्थक था कि हरियाणा सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसी लाल को पूरे हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी करनी ही पड़ी थी और शराब के सारे ठेके बंद करने पड़े थे। और यहाँ हरियाणा में भी यही होता था कि माताएं बहनें निकलती थी लाठियां ले लेके और जो शराब के ठेकेदार होते थे उनके सिरों को तोड़ देना, उनकी टांगों को तोड़ देना और उनके शराब के स्थानों को तोड़ देना, शराब के मटकों को तोड़ देना, ये जबरदस्त तरीके से पूरे हरियाणा में चला करता था। उत्तराखंड राज्य में भी सालों साल माताओं बहनों ने शराबबंदी का आंदोलन चलाया है और इस शराबबंदी के आंदोलन में बहुत सारी माताओं बहनों ने अपने जीवन को दांव पे लगाकर, अपने जीवन में रिस्क उठाकर उत्तराखंड में पूरी ताकत से शराबबंदी करवाई है। तो भारत में ऐसे कई राज्य रहे हैं जहां पर माताओं बहनों ने शराबबंदी का आंदोलन चलाया और पुरुष भाइयों ने उनका पूरी तरह से सहयोग दिया। तो हम भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं को भी ये बात आदर्श के रूप में अपने सामने रखनी चाहिए कि हरियाणा में अगर ये हुआ, उत्तराखंड में अगर ये हुआ, आंध्र प्रदेश में अगर ये हुआ, तो सारे देश में ये हो सकता है। बस एक साथ पूरी ताकत हमें लगाने की जरूरत है। हम भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता भारत के करीब 680 जिलों में फैले हुए हैं और ये अगर खड़े हो गए और एक एक योग शिक्षक ने 10 व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ लिया तो करोड़ों की संख्या में लोग आपके साथ इस अभियान में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इस शराब के बारे में हिंदुस्तान का हर पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी मानता है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है, पीने लायक नहीं है, पिलाने लायक नहीं है, इसको तो बंद ही होना चाहिए। और शराब जिस घर में पी जाती है और पिलाई जाती है, उस घर की माँ और बहन को, बेटी को सबसे ज्यादा दुर्दिन देखने पड़ते हैं। आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति का पैसा शराब में जाने लगता है उस व्यक्ति के घर में खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। जिस व्यक्ति का पैसा शराब में डूबने लगता है उस घर के बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती है। जिस व्यक्ति का पैसा शराब में डूबने लगता है उस घर के बच्चों का दवा दारू खत्म हो जाता है। जिस व्यक्ति का पैसा शराब में डूबने लगता है उसकी सामाजिक इज्जत और हैसियत खत्म हो जाती है और उसकी पारिवारिक इज्जत भी चली जाती है। और इसका सबसे बड़ा कष्ट अगर किसी को होता है तो माँ को होता है, बहन को होता है, बेटी को होता है। किसी के बच्चे की पढ़ाई रुक जाए, किसी के बच्चे की दवा दारू ना होने पाए,
किसी का बच्चा समाज में बदनाम होना शुरू हो जाए, ये सबसे ज्यादा कष्ट अगर होता है तो माँ को होता है। इसलिए माँ के मन में हमेशा तीव्रता रही है इस आंदोलन को चलाने की और अभियान को बढ़ाने की। तो मैं अपील करता हूँ भारत स्वाभिमान की सभी बहनों से, सभी माताओं से कि एक नया शराबबंदी का आंदोलन पूरे देश में हम भी चलाएं और आप आगे आगे चलें। हम सब भाई आपके साथ पीछे पीछे इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और भारत के लोग जो 22 करोड़ की संख्या में चारित्रिक और नैतिक रूप से डूब गए हैं इस शराब में, इनको बाहर निकालने का अभिक्रम करेंगे, प्रयास करेंगे। एक दूसरी छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। अंग्रेजों ने हमें चारित्रिक रूप से और नैतिक रूप से नीचा दिखाने के लिए, कमजोर करने के लिए शराब के साथ एक दूसरा काम और भी किया था और उसमें भी हम भारतवासी काफी डूब गए हैं। और वो दूसरा काम ये था, भारतवासियों को वैश्यावृत्ति के रास्ते पर ढकेलना। बहुत खराब काम ये अंग्रेजों ने किया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 1760 के पहले इस हिंदुस्तान में कोई शराब नहीं पीता था। ऐसे ही 1760 के पहले के दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड हैं, इस देश में कहीं कोई वैश्याघर नहीं था, वैश्यालय नहीं था पूरे हिंदुस्तान। ये अंग्रेज थे जिन्होंने सबसे पहला वैश्यालय और सबसे पहला वैश्याघर खोला सन 1760 में, प्लासी के युद्ध के बाद कलकत्ता में। कलकत्ता में एक बहुत बदनाम इलाका कहा जाता है जिसको भारत सरकार रेड लाइट एरिया कहती है और उसका नाम है सोनागाछी। ये सोनागाछी का रेड लाइट एरिया है। आपको सुनकर बहुत अफसोस होगा, दुख होगा, ये अंग्रेजों का बसाया हुआ है और अंग्रेजों का बनाया हुआ है। अंग्रेजी दस्तावेज और रिकॉर्ड्स को पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं। 1760 के पहले हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, कहीं भी वैश्याघर नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। तो आप बोलेंगे मुस्लिम शासकों के जमाने में क्या होता था? जब मुगल सम्राट इस देश में होते थे, मुगल शासक इस देश में होते थे, मुस्लिम धर्म को मानने वाले शासक होते थे, तब क्या होता था? मुस्लिम शासकों के जमाने में 700 साल तक इस देश में एक भी वैश्यालय नहीं बना, एक भी वैश्याघर नहीं बना। कुछ एक दो मुस्लिम शासकों ने, जो अपवाद माने जाते हैं, जिनको उनके धर्म वाले भी गालियां देते हैं, एक गलत काम शुरू किया था। माताओं, बहन, बेटियों को घरों में से उठा लेना और जबरदस्ती उनको एक महल में रखना। उस महल का नाम हरम होता था। उस हरम में मुस्लिम शासक अपने आमोद प्रमोद के लिए, समय गुजारने के लिए माताओं, बहन, बेटियों का नाच वगैरह कराया करते थे। तो ये कुछ मुस्लिम शासकों ने किया, लेकिन वैश्याघर और वैश्यालय इस हिंदुस्तान में कभी नहीं बना। आप बोलेंगे पुराने जमाने में तो हमारे देश में हमने इतिहास में पढ़ा है, कुछ उपन्यास भी पढ़े हैं। हो सकता है आपने एक उपन्यास पढ़ा हो अपने जीवन में, वैशाली की नगरवधु। ये सम्राट अशोक के जमाने की बात है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने की बात है कि नगरवधु हुआ करती थी। हाँ, उस जमाने में नगरवधु हुआ करती थी, लेकिन उसका काम वैश्या के काम से बिल्कुल अलग होता था। नगरवधु जो होती थी वो पूरे नगर की बड़ी सम्मान और इज्जत वाली कोई महिला और बहन हुआ करती थी। और नगरवधु के शरीर को कोई भी पुरुष चाहे तो अपनी वासना का शिकार नहीं बना सकता था। और नियम और कानून ऐसे थे कि नगरवधु के शरीर को कोई छू भी नहीं सकता था। आप बोलेंगे फिर ये नगरवधु होती किस लिए थी? ये नगरवधु हुआ करती थी समाज के लोगों को संगीत की तालीम देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, जैसे नृत्य सिखाने के लिए, जैसे गायन सिखाने के लिए, जैसे वादन सिखाने के लिए। वो संगीत की कला में बहुत निपुण कलाकार हुआ करती थी और उनके द्वारा संगीत शिक्षण और प्रशिक्षण का काम चला करता था। सम्राट अशोक के जमाने में, सम्राट चंद्रगुप्त के जमाने में, सम्राट हर्षवर्धन के जमाने में, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जमाने में, जितने भी भारत में चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, इनके जमाने में जो नगरवधुएं हुआ करती थी, वो संगीत का शिक्षण और प्रशिक्षण देने वाली उच्च इज्जतदार, बहुत रौबदार महिलाएं हुआ करती थी। वो अपने शरीर का सौदा करने वाली सामान्य वैश्याएं नहीं हुआ करती थी। तो नगरवधु एक अलग बात थी, हरम में महिलाओं का रहना बिल्कुल अलग बात थी। अंग्रेजों ने क्या किया? भारतवासियों के चरित्र को पूरी तरह से खत्म कर देने के लिए सबसे पहली बार एक वैश्याघर खोल दिया और वो वैश्याघर सोनागाछी का, कलकत्ता का वैश्याघर बन गया। अंग्रेजों ने वहां क्या किया?
1757 के प्लासी के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता को लूटा। इतिहास में आपने पढ़ा होगा, उस रॉबर्ट क्लाइव ने न सिर्फ कलकत्ता के धन संपत्ति को लूटा, बल्कि जिन घरों में वो गया उन घरों की माताओं, बहन, बेटियों की इज्जत और आबरू को भी लूटा। और ऐसे सैकड़ों घर थे जहां अंग्रेज घुस गए और उन्होंने हमारी मां, बहन, बेटियों की आबरू को तार तार कर दिया। फिर उन मां, बहन, बेटियों का समाज में कोई रखवाला नहीं रहा। घर वालों ने उनको निकाल दिया, समाज ने उनको तिरस्कृत कर दिया और अंग्रेजों ने उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया। तो ऐसी मां, बहन, बेटियों को पकड़ पकड़ के अंग्रेजों ने वेश्या बना दिया और नियमित रूप से उनके वेश्या घर में अंग्रेज सैनिक अपनी वासना की शांति के लिए, अपनी भूख की शांति के लिए, शरीर वासना की शांति के लिए जाया करते थे। और धीरे धीरे ये वेश्या घर कलकत्ता से आगे बढ़ के हिंदुस्तान के अलग अलग नगरों में फैलते चले गए। अंग्रेजों ने जहां जहां कब्जा किया, जैसे कलकत्ता में, जैसे पूना में, जैसे पटना में, जैसे दिल्ली में, जैसे मुंबई में, मद्रास में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, ऐसे 350 बड़े शहरों में अंग्रेजों ने कब्जा करके अपनी छावनियां बनाई और हर छावनी में अंग्रेजों ने एक एक वेश्याघर बना दिया। पहले क्या होता था, इन वेश्याघरों में दूसरे देशों से गुलाम बनाकर लाई गई लड़कियां रखी जाती थी। फिर भारत की मां, बहन, बेटियों की जिनकी इज्जत अंग्रेज तार तार करते थे उनको रखवाना शुरू किया और धीरे धीरे ये काम बढ़ता गया। और बहुत दुख और अफसोस की बात है कि हजारों हजारों भारतीय मां, बहन, बेटियों को अपनी इज्जत गंवाकर, अपनी अस्मत गंवाकर अंग्रेजों की इस क्रूरता का शिकार होना पड़ा, अंग्रेजों की पिपासा का शिकार होना पड़ा और उनको मजबूरी में ये वेश्या धर्म अपनाना पड़ा। परिणाम उसका क्या हुआ, ऐसी वेश्याओं की संख्या बढ़ती चली गई और वेश्या घरों की संख्या भी बढ़ती चली गई। अब मुझे बहुत अफसोस है और मेरे मन में हमेशा ये आता है कि अंग्रेज चले गए 15 अगस्त 1947 को, तो वेश्यावृत्ति खत्म होनी चाहिए थी। अंग्रेजों के जाने के बाद ये गलत काम इस देश में बंद होना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी शरीर पिपासा को शांत करने के लिए ये सारा दुष्कर्म शुरू किया था, तो अंग्रेजों के जाने के बाद इसे क्यों चलते रहना चाहिए। लेकिन बहुत दुख और अफसोस की बात है कि अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद भारतीय लोगों का नैतिक और चारित्रिक पतन करने वाला ये वेश्यावृत्ति का काम और तेजी से बढ़ गया है और तेजी से फल फूल रहा है और ज्यादा बड़े पैमाने पर वेश्या घर खुल रहे हैं और ज्यादा बड़े पैमाने पर हमारी मां, बहन, बेटियों को मजबूरी में इस व्यापार में धकेला जा रहा है। आंकड़ों में अगर मैं बात करूं तो आपको सुनकर हैरानी होगी, 1760 में अंग्रेजों ने जो पहला वेश्याघर खोला था उसमें 200 के आसपास वेश्याएं हुआ करती थी। अब आजादी के 62 साल के बाद इस देश में अंग्रेजों के जाने के बाद जब काले अंग्रेजों का शासन आ गया है, माने भ्रष्ट भारतीय नेताओं का शासन आ गया है, तो सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 20,80,000 माताएं बहनें वेश्यावृत्ति के काम में लग गई हैं। अंग्रेजों के पहले या अंग्रेजों के समय में 200 माताएं बहनें मुश्किल से इस काम में थीं। अब अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद 20,80,000 माताएं बहनें इस वेश्यावृत्ति के काम में हैं। और गैर सरकारी आंकड़ों की अगर बात की जाए, जो संस्थाएं वेश्याओं के उद्धार के लिए काम करती हैं, वेश्याओं को इस वेश्यावृत्ति से बाहर निकालने के लिए जो संस्थाएं भारत में काम करती हैं, उनके आंकड़ों को अगर मैं आपको बताऊं तो उनका कहना है कि भारत में करीब 1,50,00,000 से ज्यादा माताएं बहनें हैं जिनको मजबूरी में ये वेश्यावृत्ति का काम करना पड़ रहा है। उनकी मजबूरी क्या है? एक मजबूरी है सबसे बड़ी कि उनका पति शराबी, एक मजबूरी दूसरी उनकी सबसे बड़ी कि उनका पति उनको मारता पीटता है। आप जानते हैं हमारे देश की मां, बहन, बेटियों के साथ घरेलू हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर होती है। पति अगर शराबी हो जाए तो पत्नी को पीटता है और इतना पीटता है कि पत्नी घर छोड़कर भागने के लिए विवश हो जाती है। और ज्यादातर माताएं बहनें पत्नी के रूप में जो घर छोड़कर भागने को विवश हो जाती हैं, वो जाने अनजाने किसी वेश्या घर में पहुंच जाती हैं। तो हमारे देश में 1,50,00,000 से ज्यादा माताएं बहनें जो गैर सरकारी आंकड़ों के अनुसार वेश्यावृत्ति के काम में लगी हुई हैं, उनमें से 34% माताएं बहनें ऐसी हैं जो अपने शराबी पति के दुष्कर्म के चलते, शराबी पति से मार खाते खाते, पिटाई खाते खाते मजबूर होकर, परेशान होकर घर छोड़कर भागी हैं और इस काम में लग गई हैं। इसका मतलब उन्होंने अपनी इच्छा से ये काम नहीं स्वीकार किया है।
इसका मतलब उन्होंने अपनी सद्भावना से इस काम में अपने को नहीं लगाया है। उनकी एक बहुत बड़ी मजबूरी है जिसने उनको मजबूर किया है इस काम में लगने के लिए। और इससे भी ज्यादा दुख की बात है कि इन 1.5 करोड़ माताओं बहनों में 18 साल से कम उम्र की माताओं बहनों की संख्या 30% से ज्यादा। 18 साल से कम उम्र की बहनें, बेटियां 30% से ज्यादा हैं जो इस वेश्यावृत्ति के रैकेट में धकेली गई। आपको मालूम है कि एक बहुत बड़ा ये रैकेट चलता है। मैंने उड़ीसा में बहुत बार प्रवास किया है। उड़ीसा में काफी गरीबी वाला इलाका है। हिंदुस्तान के सबसे गरीब इलाकों में कालाहांडी, हिंदुस्तान के सबसे गरीब इलाकों में बोलांगीर, हिंदुस्तान के सबसे गरीब इलाकों में ढेंकानल, ऐसे कई जिले, 6-7 जिले। आपको मालूम है भारत के सबसे गरीब जिलों में से 6 जिले उड़ीसा में ही पड़ते हैं। और इन 6 जिलों में कई गांवों में मैं गया हूं एक सर्वेक्षण करने के लिए। तो वहां क्या होता है, गरीबी के कारण कोई भी बाप, कोई भी मां अपने बेटी और बेटे को बेच देने के लिए मजबूर होते हैं। बेटी बिक जाती है तो वेश्या घर में पहुंच जाती है, बेटा बिक जाता है तो किसी के घर में नौकर बन के पहुंच जाता है। तो उड़ीसा के गरीबी के वाले इलाके से, झारखंड के गरीबी वाले इलाके से, बंगाल के गरीबी वाले इलाके से, आसाम के गरीबी वाले इलाके से और उत्तर पूर्व के गरीबी वाले इलाके से और भारत के अन्य गरीबी वाले इलाकों से मां बहन बेटियों को मजबूरी में जो माता पिता बेच रहे हैं और दलाल लोग उनको खरीदकर वेश्या घरों में लाकर डाल रहे हैं, ये दूसरा बहुत बड़ा दुष्चक्र है जो हमारे देश में ये चल रहा है। और एक तीसरा बड़ा दुष्चक्र हमारे देश में है कि बहुत सारी माता बहन बेटियां जिनको पैसे की इतनी ज्यादा आकांक्षा हो गई है कि थोड़े से खर्चे में उनका जीवन नहीं चलता, उनको बहुत ज्यादा पैसा चाहिए अपना जीवन चलाने के लिए, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए खर्च चलाने के लिए, जिनके खर्च 1000, 2000, 5000 में पूरे नहीं होते, जिनके रोजमर्रा के खर्च हजारों में होते हैं, 10, 15, 20 हजार से कम में जिनका जीवन नहीं चल सकता, ऐसी मां बहन बेटियों ने इच्छा के साथ इस पेशे में अपने को डाल दिया है। और उनको हम एक अंग्रेजी शब्द से संबोधित करते हैं, कॉल गर्ल्स। ये कॉल गर्ल्स वो बेटियां हैं, वो बहनें हैं जो अपनी इच्छा से इस बिजनेस में आई हैं और पैसे के लिए मात्र अपने शरीर की नुमाइश करके अपने शरीर को बेचकर इस काम में लगी हुई हैं। तो 3 स्तर पर यह दुष्कर्म हमारे देश में चल रहा है और इसने भारत के करोड़ों लोगों की नैतिकता को और चरित्र को तार तार कर दिया है। पहले जिन वेश्या घरों में अंग्रेज सैनिक जाया करते थे अपने शरीर की आग को शांत करने के लिए, अब उन्हीं वेश्या घरों में हमारे भारतवासी जा रहे हैं अपने शरीर की आग को शांत करने के लिए। और जो जा रहे हैं वो चरित्र और नैतिकता में गिरते ही चले जा रहे हैं, डूबते ही चले जा रहे हैं। उनके पैरों में इतनी ताकत नहीं है, उनके संकल्प में इतना दम नहीं है कि समाज के दूसरे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। तो ये एक दूसरा बड़ा दुष्चक्र हमारे देश में है, शराब के बाद वेश्यावृत्ति का, जिसमें हम काफी कुछ डूब गए हैं और करोड़ों भारतवासी इसमें शिकार हो गए हैं। तो मैं आप सभी को भारत स्वाभिमान की तरफ से एक अपील करना चाहता हूं कि हमको शराबबंदी का जैसे आंदोलन चलाना है, वैसे ही इस वेश्यावृत्ति को खत्म करने का भी आंदोलन चलाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जैसे शराब में डूबे हुए 20-22 करोड़ भारतवासियों को हम निकालना चाहते हैं और उनको उच्च चरित्र और उच्च नैतिकता देना चाहते हैं, वैसे ही इस वेश्यावृत्ति के घृणित काम में डूबी हुई बहन बेटियों को निकालना है और इस घृणित काम में लगे हुए भाइयों को भी इसमें से बाहर निकालना है। और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर कमर कस के पूरी ताकत से लगना पड़ेगा। तो आप सभी भारत स्वाभिमान के शिक्षकों से, कार्यकर्ताओं से, सेनानियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जीवन के सामने एक दूसरा उच्च आदर्श और रखें। पहला आदर्श आपने रखा है व्यसन मुक्त हिंदुस्तान बनाना, व्यसन मुक्त भारत बनाना, व्यसन मुक्त भारतीय समाज बनाना। तो दूसरा वासना मुक्त भारत बनाना, वासना मुक्त भारतीय समाज बनाना, ये भी दूसरा बड़ा आदर्श हमें रखना पड़ेगा। तभी जाकर कोई बड़ी सामाजिक क्रांति हम कर पाएंगे। आर्थिक क्रांति करना बहुत आसान काम है, राजनीतिक क्रांति करना भी बहुत आसान काम है, लेकिन सामाजिक क्रांति करना, नैतिक क्रांति करना, चारित्रिक क्रांति करना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ऊंचा काम होता है। इसको करने वाले भी बिरले होते हैं और करने वाले भी संख्या में बहुत कम होते हैं। तो आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है
कि आप इस वासना से डूबे हुए भारत के भाइयों को और इस वासना के कीचड़ में लिपटी हुई हमारी बहन, माँ बहन, बेटियों को जल्दी से जल्दी निकालने के लिए कमर कस के अपने अपने स्थानीय स्तर पर अभियान चलाएं और इस अभियान को एक सार्थक और सफल परिणाम तक पहुंचाएं। एक तीसरी और आखिरी बात आपसे मैं और कहना चाहता हूं। अंग्रेजों ने हमको चारित्रिक रूप से और नैतिक रूप से गिराने के लिए जो बहुत सारे काम किए, उनमें से एक काम और किया। अश्लीलता को इस देश में अंग्रेजों ने बहुत फैलाया और बहुत बढ़ावा दिया। हर क्षेत्र में अश्लीलता को उन्होंने फैलाया और बढ़ावा दिया। माँ बहन बेटियों के शरीर को विद्रूप तरीके से प्रदर्शित करके अंग्रेजों ने इस देश में एक ऐसी परंपरा डाल दी जो अब हमारे गले की फांस बन गई है और एक गले की हड्डी जैसी हो गई है। इस अश्लीलता को अंग्रेजों ने जन्म दिया अपने स्वार्थ के लिए, और उनका स्वार्थ बहुत स्पष्ट है, जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय लोगों का नैतिक रूप से पतन हो, आध्यात्मिक चारित्रिक रूप से पतन हो, तभी भारतवासी अंग्रेजों के गुलाम हो पाएंगे। तो उन्होंने अश्लीलता को बढ़ावा देना शुरू किया, जुआबाजी को बढ़ावा देना शुरू किया। जुआ की संस्था इस देश में अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुई और अश्लीलता फैलाने का काम भी अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ। अंग्रेजों के जमाने से बढ़ते बढ़ते ये 1947 तक काफी बड़े पैमाने पर फैला। अब हमारा ऐसा ही कल्पना थी, हमारा ऐसा ही उद्देश्य था कि जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो ये अश्लीलता और ये जुएबाजी का सारा कुतंत्र बंद होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। लेकिन आजादी के 62 साल के बाद भी ये फैलता ही जा रहा है, ये बंद नहीं हो रहा है। इस पर भी हमें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा और इस पर भी हमें कमर कस के कोई बड़ा सामाजिक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। अश्लीलता बहुत तेजी से फैल रही है हमारे देश में, आप जानते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो हिंदुस्तान में बनने वाले सिनेमा की है, फिल्मों की है। फिल्मों ने पिछले 50-60 वर्ष में इतनी तेजी से अश्लीलता को फैलाया है कि 10, 12, 15 साल के बच्चों तक अब ये बहुत आसानी से पहुंच में आ गई है। उसके बाद विदेशी पत्र पत्रिकाओं ने इसको बहुत तेजी से फैलाया है इस देश में और आगे बढ़ाया है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत देश में 1992 के पहले कोई विदेशी पत्र पत्रिकाएं नहीं आती थी, उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था, कानून बनाकर सरकार ने रखा हुआ था। 1992 में एक नीति बनी सरकार की, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण। इस नीति में सारे दरवाजे खोले गए विदेशी पत्रिकाओं के लिए, विदेशी अखबारों के लिए और विदेशी फिल्मों के लिए। अब विदेशी फिल्म, विदेशी पत्रिकाएं और विदेशी अखबार आना शुरू हो गए और उन्होंने इस देश में एक बाढ़ सी ला दी है। और थोड़े दिन के बाद भारत सरकार ने एक इंटरनेट की दुनिया शुरू की है और इंटरनेट की दुनिया में आप जानते हैं सबसे ज्यादा अगर कुछ देखा और दिखाया जाता है तो वो सेक्स है, अश्लीलता है और वल्गैरिटी। हमारे देश के छोटे छोटे बच्चों से लेकर 12-15 साल के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक जितनी वेबसाइट्स हमारे देश में खोली जाती हैं सर्फिंग के लिए, देखने के लिए, उनमें सबसे ज्यादा वेबसाइट्स खोली जाती हैं वो सेक्स से संबंधित होती हैं और अश्लीलता से संबंधित होती है। कंप्यूटर का माउस आप क्लिक करिए, आपकी स्क्रीन पर सैकड़ों सेक्स की वेबसाइट्स खुल जाती है और उसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे, नौजवान पूरी तरह से डूब रहे हैं उस गर्त में और दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान के कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां जिनकी उम्र 15-20 साल से लेके 20-25 साल के बीच में है, ये सेक्स की दुनिया में, अश्लीलता की दुनिया में इतने ज्यादा डूबने लगे हैं कि वही उनको अभीष्ट लगने लगा है। और थोड़े दिनों से हमारे देश में जो बहस चली है समलैंगिकता की, कि समलैंगिकता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो समलैंगिकता के समर्थन में वो सब नौजवान उतर पड़े हैं जो सेक्स और अश्लीलता की दुनिया में पिछले 10-15 वर्षों से डूबे हुए। हमारे घर के लिए इतना बड़ा खतरा पैदा हो गया है, हमारे अपने घर के बेटे बेटियां, हमारे अपने घर के भाई बहन कब किस गलत रास्ते पर चल पड़े हमें खुद नहीं मालूम होता है। मैं कई बार लोगों के घरों में जाता हूं, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों के घरों में जाता हूं, वो मुझे कहते हैं कि राजीव भाई, हमारे बेटे या बेटी ने जब हमें कंप्यूटर मांगने की जिद की तो हमको सबसे बड़ा डर यही लगता है अपने मन में कि पता नहीं ये कंप्यूटर खरीद के हम दे रहे हैं, इस कंप्यूटर का हमारे बच्चे सदुपयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे।
क्योंकि कंप्यूटर आते ही इंटरनेट कनेक्शन आता है, और इंटरनेट कनेक्शन आते ही अश्लीलता पूरे अपने निर्वस्त्र रूप में हिंदुस्तान के नौजवानों के सामने पसर गई होती है। इस अश्लीलता की भरी हुई पत्रिकाएं, इस अश्लीलता से भरी हुई फिल्में अंधाधुंध भारत में विदेशों से लाई जा रही हैं, आयात की जा रही हैं और इस देश के सिनेमाओं में दिखाई जा रही हैं। बहुत शर्म और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि सभी शहरों के सिनेमा घर में सवेरे का एक शो चलता है 9-10 बजे के आसपास से लेकर 12 बजे तक। वो ऐसी ही अश्लील फिल्मों का शो होता है जो विदेशों से चोरी छुपे लाई जाती हैं और हिंदुस्तान के नौजवानों को दिखाई जाती। और हमारे देश के नौजवान अपना स्कूल छोड़कर, कॉलेज छोड़कर, अपनी कक्षाएं छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर सबसे ज्यादा फिल्में देखने पहुंचते हैं तो ये सवेरे के शो में ही पहुंचते हैं जो 10 से 12 के बीच में होता है, जिसमें अश्लील फिल्में दिखाई जाती। आप सोचिए, हिंदुस्तान नौजवानों का देश है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान अगर कहीं हैं तो वो इसी हिंदुस्तान में है। भारत की जनसंख्या का कुल आकलन करें तो 115 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। इस 115 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 60 करोड़ हमारे नौजवान हैं, और ये 60 करोड़ नौजवान आप अगर अश्लीलता की खाई में इनको धकेल देंगे, इन नौजवानों को अगर अश्लीलता में आप डुबो देंगे, इन नौजवानों को सेक्स की वल्गैरिटी में आप जाने देंगे, तब तो हिंदुस्तान का भविष्य पूरी तरह से चौपट होने वाला है। इसलिए इस अश्लीलता के खिलाफ भी हमको एक बड़ा अभियान और बड़ा संघर्ष चलाना पड़ेगा। आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं? मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, वो ये कि आपके घर में आपका बेटा या बेटी नौजवान है, आपका छोटा भाई या बहन नौजवान है और वो कंप्यूटर की दुनिया में रहता है और इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, तो आप हमेशा अपनी आंखों के सामने उसको इस्तेमाल करने के लिए समय दीजिए। उसको अपनी आंखों से ओझल मत होने दीजिए, क्योंकि आपका नैतिक दबाव हटते ही पता नहीं माउस पर वो क्या क्लिक करेगा और कौन सी दुनिया में जाकर वो डूब जाएगा। अपनी आंखों के सामने उनको कंप्यूटर का इस्तेमाल करने दीजिए, इंटरनेट का इस्तेमाल करने दीजिए, और इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करने दीजिए तो ज्ञान के लिए, ज्ञान की बातों के लिए, ज्ञान के वर्धन के लिए इस्तेमाल करने दीजिए, ना कि समय को बिताने के लिए उसको इस्तेमाल करने दीजिए। ये एक काम करिए। और दूसरा काम, जो नौजवान इस दुनिया में अश्लीलता में, वल्गैरिटी में डूब गए हैं, इन नौजवानों को बाहर निकालने के लिए भी हम सबको कमर कस के अभियान चलाना पड़ेगा और हम सबको कमर कस के काम करना पड़ेगा। और ये काम अगर हम करेंगे तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? इसकी शुरुआत फिल्मों से करिए। हमारे देश में फिल्में जो सबसे ज्यादा माता बहन बेटियों को गलत तरीके से चित्रित करती हैं और अश्लीलता का सबसे ज्यादा फैलावा करती हैं, इन फिल्मों का बहिष्कार करना आप शुरू करिए, क्योंकि बहिष्कार वो हथियार है, बहिष्कार वो डायनामाइट है जो बड़े से बड़े गुलामी के पहाड़ों को तोड़ सकता है। अगर आप बहिष्कार की ताकत अपने मन में रखते हैं और बहिष्कार का जज्बा आपके अंदर है, तो आप इन फिल्मों का बहिष्कार कर सकते हैं पारिवारिक रूप से, फिर इन फिल्मों का बहिष्कार कर सकते हैं सामाजिक रूप से, और फिर इन फिल्मों का बहिष्कार कर सकते हैं राष्ट्रीय रूप से। तो ऐसी गलत फिल्में जो माताओं बहनों को गलत तरीके से चित्रित करती हैं, अश्लीलता फैलाती हैं, सेक्स और वल्गैरिटी में नौजवानों को डुबोती हैं, उनका बहिष्कार कीजिए। इसी तरह से जो सीरियल आ रहे हैं हमारे टीवी चैनलों पर, और जिन सीरियलों में सिवाय इस विषय के दूसरा कोई विषय नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, किसी की पत्नी किसी के पति के साथ भाग गई, किसी का पति किसी दूसरी की पत्नी के साथ भाग गया, क्या एक दो नहीं, ऐसे बीसियों चैनलों पर हमारे यहाँ सीरियल्स आ रहे हैं जिनमें इस तरह के दृश्य दिखाए जा रहे हैं। इनको भी आप पूरी ताकत से बहिष्कार करना शुरू करिए। टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, दबाने की ताकत पैदा करिए। रिमोट जब आपके हाथ में है, स्विच आपके हाथ में है, तो रिमोट कंट्रोल को ऑफ करना भी आपके हाथ में है, स्विच को ऑफ करना भी आपके हाथ में है। बस आप में संकल्प की ताकत की जरूरत है। तो अपने संकल्प की ताकत को बढ़ाइए, अपने परिवार के बेटे बेटियों के संकल्प की ताकत को बढ़ाइए, अपने परिवार के भाई बहनों के संकल्प की ताकत को बढ़ाइए, और ये रिमोट कंट्रोल के स्विच को ऑफ करना सीख लीजिए। और ये फालतू और खराब सीरियल जो भी चैनल पर आते हैं, उन सब चैनलों का बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए। आपको मालूम है, चैनल चलते हैं विज्ञापनों से, और विज्ञापन मिलते हैं टीआरपी से, और टीआरपी ज्यादा आती है
ज्यादा से ज्यादा लोग जब उस चैनल को देखते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग किसी चैनल को देखते हैं तो उस चैनल की टीआरपी बहुत ऊंची आ जाती है, उसको विज्ञापन अच्छे मिलना शुरू हो जाते हैं और फिर उस चैनल के विज्ञापनों की संख्या बढ़ने से उस चैनल का ऐसा सारा दुष्कर्म शुरू होता है, वो हर तरह की अश्लीलता और हर तरह की अभद्रता पर उतर आते हैं। तो ऐसे चैनलों को सबक सिखाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप बहिष्कार करना शुरू कर दीजिए, चैनलों का स्विच ऑफ करना शुरू कर दीजिए, लगे तो अपने घरों से उन चैनलों को हटाना शुरू कर दीजिए और अपने घर के बेटे बेटियों के चरित्र को, उनके संकल्प को, उनकी नैतिकता को, उनकी ऊंचाई को बचाकर समाज के एक अच्छे व्यक्ति को निर्माण करके समाज को देने की प्रवृत्ति बनाना शुरू कर दीजिए। तो अंग्रेजों ने जो हमारे देश में साजिश की, हमारे चरित्र का पतन करके, हमारी नैतिकता का पतन करके, हमारी ऊंचाइयों को नीचाइयों में बदलकर, हमें ऊंचे से नीचा बनाकर, इस अंग्रेजों की हुई साजिश को पूरा खत्म करने के लिए हम सबको कमर कस के अभियान चलाना है। भारत स्वाभिमान इसी उद्देश्य के लिए बना है। जो कुछ अंग्रेजों ने नीतियों के रूप में चलाया, जो कुछ अंग्रेजों ने इस देश में अपने स्वार्थ के लिए बनाया, जो कुछ अंग्रेजों ने इस देश में अपने स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित कराया, वो सब हमें हटाना है, बदलना है और तभी हम मानेंगे कि भारत की सच्ची आजादी और भारत में सच्चा स्वराज्य आएगा। भारत में सच्ची स्वतंत्रता भी तभी आएगी जब अंग्रेजों की बनाई गई इन नीतियों का हम पूरी तरह से बहिष्कार कर देंगे और हमारे देश में अपनी बनाई हुई नीतियां और तंत्र को अपने देश में अपनी ताकत से लागू करेंगे। मैं एक आखिरी दस्तावेज पढ़कर इस व्याख्यान को खत्म करना चाहता हूं और ये आपके लिए एक चुनौती है, ये हम सबके लिए एक चुनौती है। मैकॉले ने सन 1836 में अपने पिताजी के नाम एक पत्र लिखा था और उस पत्र में मैकॉले ने जो लिखा था उसको मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मुझे कई बार लगता है कि मैकॉले अभी जिंदा है क्योंकि उसकी नीतियां जिंदा है। मैकॉले अभी जिंदा है क्योंकि उसका तंत्र जिंदा है। मैकॉले अभी जिंदा है क्योंकि उसकी बनाई गई व्यवस्था जिंदा है। मैकॉले एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक व्यवस्था का नाम है। मैकॉले एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो कुछ बनाई गई नीतियों का नाम है। मैकॉले एक व्यक्ति नहीं है, वो अंग्रेजों का पूरा तंत्र है जिसको छोड़कर यहाँ गया। मैकॉले ने सन 1836 में अपने पिताजी को एक पत्र लिखा और उसमें वो कहता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमारी अंग्रेजी नीतियों के अनुसार भारत में काम होता रहा तो आज से कुछ साल के बाद भारत के लोगों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रह जाएगा जो सच्चा भारतीय हो। इसको मैं फिर से पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। मैकॉले अपने पिता को लिख रहा है सन 1836 में, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हमारी अंग्रेजी नीतियों के अनुसार भारत में काम होता रहा तो आज से कुछ साल के बाद भारत के लोगों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं रह जाएगा जो सच्चा भारतीय हो। और सच्चे भारतीय की उसकी परिभाषा क्या है? चरित्र में ऊंचा, नैतिकता में ऊंचा, आध्यात्म में ऊंचा, धार्मिक रूप से ऊंचा, झूठ नहीं बोलने वाला, सत्य का आचरण करने वाला, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने वाला। ये सब सद्गुण उस जमाने में भारतीयों में हुआ करते थे और इसके विपरीत सारे गुण अंग्रेजों में हुआ करते थे। सवेरे एक बात बोलकर शाम को दूसरी बात बोलना, बार बार झूठ बोलना, एक सौदा करना उसको पलट देना, चरित्र में नीचे से नीचे गिरते चले जाना, नैतिकता में नीचे से नीचे गिरते चले जाना, ये अंग्रेजियत की निशानी उस जमाने में मानी जाती थी। तो मैकॉले कहता है कि हम जो नीतियां चला रहे हैं, इन नीतियों में थोड़े दिन के बाद भारतवासी दीक्षित हो जाएंगे तो वो भी चरित्र में गिर जाएंगे, हमारी तरह हो जाएंगे, नैतिकता में गिर जाएंगे, हमारी तरह हो जाएंगे। और इन भारतवासियों का जब पतन हो जाएगा तो इनको गुलाम बनाना पूरी ताकत से हमारे लिए आसान हो जाएगा। हम या तो इस चुनौती को स्वीकार करें जो मैकॉले ने हमको दी है, और या इस चुनौती को हम अस्वीकार करें जो मैकॉले ने हमको दी है। अगर इस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं तो हम दूसरा संकल्प करें कि हम भारतवासियों को मैकॉले की षड्यंत्रकारी नीतियों से बाहर निकालेंगे और ऊंचे चरित्र की तरफ, ऊंची नैतिकता की तरफ लेके जाएंगे जिसके खिलाफ मैकॉले ने काम किया था। और हम जब तक ये काम नहीं करेंगे तब तक विराम नहीं लेंगे, विश्राम नहीं लेंगे। अगर ऐसा हम संकल्प करते हैं तो मैकॉले की इन नीतियों को पूरी तरह से हम खत्म कर पाएंगे।
मैकॉले की जीत वास्तव में भारतवासियों के धार्मिक, नैतिक और सामाजिक जीवन के नाश करने के खुले संकल्प की जीत होगी। मैं ऐसा मानता हूं कि अगर मैकॉले जीतेगा तो ये जीत मैकॉले के खुले संकल्प की होगी, जिसने नैतिक, सामाजिक और चारित्रिक रूप से भारतवासियों को खत्म करने का षड्यंत्र रचा था। और अगर हम जीतेंगे तो भारतवासियों को नैतिक, चारित्रिक और सामाजिक रूप से इतना ऊंचा ले जाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां इस बात पर गर्व करेंगी कि ऐसे भारतवासी पुरखे हमारे देश में थे, जिनकी इतनी ऊंची नैतिकता थी, जिनका इतना ऊंचा चरित्र था, जिनकी इतनी ऊंची मान्यता थी। तो संघर्ष हमारे सामने स्पष्ट है, लड़ाई हमारे सामने स्पष्ट है, रास्ता भी हमारे सामने स्पष्ट है। एक तरफ मैकॉले की षड्यंत्रकारी नीतियों का काम इस देश में चल रहा है आजादी के 62 साल के बाद भी, और दूसरी तरफ हम भारत स्वाभिमान के लोग तैयार हो रहे हैं मैकॉले के षड्यंत्र को खत्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए, जड़मूल से समाप्त करने के लिए। अब देखना इसमें है कि विजय हमारी होगी। क्यों? क्योंकि हम संकल्पवान हैं, हम चरित्रवान हैं, हमारी नैतिकता बहुत ऊंची है, हमारी आध्यात्मिकता बहुत ऊंची है। हमारे जो सेनापति हैं उनकी नैतिकता हमसे भी ऊंची है, उनकी आध्यात्मिकता हमसे भी ऊंची है। हमारे जो नेता हैं परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, उनकी नैतिकता, उनकी आध्यात्मिकता, उनकी चारित्रिकता, उनके सारी ऊंचाइयां तो इस हिंदुस्तान में वर्तमान में काफी है। तो जब हमारे गुरु ऐसे हैं, हमारे सेनापति ऐसे हैं, तो हम में भी वैसे ही संस्कार आने वाले हैं। तो अपने गुरु और अपने सेनापति के सानिध्य में रहकर, उनकी नैतिकता और उनके चरित्र की ऊंचाइयों को छूकर हम भी कुछ प्राणवान हो जाएं, संकल्पवान हो जाएं, और इस लड़ाई को, जो सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक लड़ाई है, ये सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई में हम विजय पाएं और अपनी विजय पताका सारी दुनिया में फहराएं। ऐसा बोलकर मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। आपका बहुत आभारी रहूंगा कि जो बातें मैंने आपसे कही हैं, इनको आप हमेशा हृदयंगम करके रखेंगे, इनको अपनी समझ में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे, और अपने जीवन के कदम कदम पर इस प्रयास को करते रहेंगे कि हमें चारित्रिक रूप से, नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ऊंचा होते जाना है, और दूसरे अपने सहयोगी भाइयों को चारित्रिक रूप से, नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाते जाना है। उनकी व्यसन मुक्ति करानी है, शराब मुक्त करना है, व्यसन मुक्त करना है, वासना मुक्त करना है, उनको सभी बुराइयों से, सभी दुर्गुणों से बाहर निकालकर इस आध्यात्मिकता और सामाजिकता के उच्च पथ पर ले जाना है। भगवान हमको इसमें शक्ति प्रदान करे, ईश्वर हमको इसमें शक्ति प्रदान करे, ऐसी उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ। हम सब में संकल्प भरे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और हम सब ईश्वर पुत्र अपने सदगुरु के साथ मिलकर इस अभियान में कामयाब हों, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ।